गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे विदेशी विनिमय दर। एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले दूसरे देश की मुद्रा की जितनी इकाई प्राप्त की जा सकती है उसे उन मुद्राओं की विनिमय दर कहते हैं। जैसे एक अमेरिकी डॉलर बराबर 70 भारतीय रुपया। विनिमय दर को किसी अन्य मुद्रा के संबंध एक देश की मुद्रा की मूल्य के रूप में समझा जाता है। विदेशी लेन देन अथवा भुगतान करने हेतु प्रत्येक देश को दूसरे देश की मुद्रा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति हेतु विनिमय दर का ज्ञात होना आवश्यक है। इस प्रकार से विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं कि एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ जो विनिमय दर होता है या जो एक्सचेंज रेट होता है या अदल बदल का जो रेट होता है उसे विनिमय दर कहते हैं। जैसे एक अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने के लिए 70 भारतीय रुपये की अगर आवश्यकता होती है तो कहेंगे कि विनिमय दर एक अमेरिकी डॉलर का विनिमय दर 70 भारतीय रुपया है। ठीक है। विनिमय दर के जो निर्धारण है वो कई रूप से हो सकता है, या विदेशी विनिमय दर के हम प्रकार कह सकते हैं। तो विदेशी विनिमय दर 3 प्रकार से निर्धारित किए जा सकते हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार हैं? पहला है स्थिर विनिमय दर, दूसरा है नम्य या तृतीय विनिमय दर, और तीसरा है प्रतिबंधित तृतीय विनिमय दर। ठीक है। विनिमय दर कितने प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं? 3 प्रकार से। पहला स्थिर विनिमय दर, दूसरा नम्य या तृतीय विनिमय दर, और तीसरा प्रतिबंधित तृतीय विनिमय दर। अब हम इन तीनों विनिमय दर के प्रकारों को एक एक कर उसका अध्ययन करेंगे। पहला है स्थिर विनिमय दर। पहला विनिमय दर स्थिर विनिमय दर। इस विनिमय दर का निर्धारण देश की सरकार करती है तथा आवश्यकता अनुसार इस दर में परिवर्तन कर सकती है। विनिमय दर में कमी कर अपने देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का विदेशी मुद्रा में मूल्य कम कर विदेश में मांग बढ़ाकर निर्यात बढ़ा सकती है। यह कार्य सरकार करती है। विदेशी मुद्रा के सापेक्ष अपनी मुद्रा के मूल्य का कम करना या अपनी मुद्रा के मूल्य को घटाना अवमूल्यन, तथा विदेशी मुद्रा के सापेक्ष अपनी मुद्रा के मूल्य को बढ़ाना अधिमूल्यन कहलाता है। यह कार्य सरकार जानबूझकर करती है। किस प्रकार के विनिमय दर में? स्थिर विनिमय दर में। ठीक है। इसे हम इस प्रकार इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, इस डायग्राम में डी क्या है? मांग रेखा है, और एस पूर्ति रेखा है, और ई हमारा संतुलन बिंदु है, जहाँ पर मुद्रा की मांग और पूर्ति द्वारा ई संतुलन में आया, और इस संतुलन से ई आर जो है विनिमय दर का निर्धारण किया गया है। ठीक। ई आर यहाँ पे विनिमय दर का निर्धारण किया गया है, और सरकार अगर चाहे तो इस विनिमय दर को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। सरकार निर्धारण ऊपर नीचे कर सकती है। यदि सरकार जो उसने पहले विनिमय दर का निर्धारण किया है उस विनिमय दर से ऊपर करती है, यानी कि विनिमय दर को बढ़ाती है, ई आर से ER1 अगर करती है तो इसको कहेंगे हम अधिमूल्यन। क्या कहेंगे? विनिमय दर को सरकार ने क्या कर दिया? इसमें बढ़ा दिया है, और इस बढ़ाने को कहेंगे अधिमूल्यन। और सरकार अगर मूल्य कम करती है या घटाती है तो इस घटाने को जो ER2 में अगर पहुंचा दिया तो इसको कहेंगे अवमूल्यन। ठीक। पहले से निर्धारित विनिमय दर में यदि कमी की जाती है या घटाई जाती है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है, और यदि पहले से निर्धारित मूल्य से बढ़ाया जाता है तो उसे अधिमूल्यन कहा जाता है। अधिमूल्यन मूल्य बढ़ाना, अवमूल्यन मूल्य घटाना। ठीक है। और यह सब स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा प्रकार हम इसका देखें। दूसरा है नम्य या तृतीय विनिमय दर। नम्य या तृतीय विनिमय दर। इस नम्य या तृतीय विनिमय दर में यह विनिमय दर बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है।
ठीक है। यह सरकार द्वारा निर्धारित नहीं होती बल्कि किससे होती है? बाजार शक्तियों द्वारा। बाजार शक्तियाँ मांग और पूर्ति की शक्तियाँ। यह विनिमय दर बाजार मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है तथा इस दर में परिवर्तन विदेश में मुद्रा की मांग व पूर्ति द्वारा होती है। विदेश में मुद्रा की मांग बढ़ने पर विनिमय दर बढ़ जाती है तथा विदेश में मुद्रा की मांग घटने पर विनिमय दर घट जाता है, जिसे प्रस्तुत रेखा चित्र में आसानी से आप समझ सकते हैं। प्रस्तुत रेखा चित्र में डी मांग रेखा है, एस पूर्ति रेखा है, ठीक है। और डी मांग रेखा और एस पूर्ति रेखा के द्वारा ये हमारा संतुलन में आता है। तो तृतीय विनिमय दर में विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियाँ मांग और पूर्ति की शक्तियाँ करती हैं। तो डी यहाँ पे विनिमय दर का निर्धारण ई संतुलन बिंदु है और ई आर यहाँ पे विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों ने किया है, ठीक है। यदि विदेश में मुद्रा की मांग बढ़ती है तो मांग रेखा दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। मांग रेखा शिफ्ट के समय में आपको बताया था। तो मांग बढ़ने पर मांग रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है, दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है और संतुलन बिंदु भी आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से विनिमय दर भी ऊपर उठ जाता है, यानी कि मांग बढ़ने पर विनिमय दर बढ़ जाता है और मांग घटने पर मांग रेखा नीचे की ओर बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है और संतुलन बिंदु भी नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, इसे E2 हो जाएगा और विनिमय दर भी नीचे की ओर घट जाता है, ठीक है। ये आप रेखा चित्र से समझ देख रहे हैं। इसी को हम इस तरह से और समझ सकते हैं। विदेशी मुद्रा के सापेक्ष अपनी मुद्रा के मूल्य का घटना मूल्य ह्रास तथा विदेशी मुद्रा के सापेक्ष अपनी मुद्रा के मूल्य का बढ़ना मूल्य वृद्धि कहलाता है। यह कार्य बाजार शक्तियों यानी कि मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होती है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है। अब ये देखिए आप, हमने कहा कि बाजार शक्तियों ने इसका विनिमय दर का निर्धारण कर दिया, ER, ठीक है, बाजार शक्तियों ने कर दिया। अब यदि मांग बढ़ती है, मांग रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट होती है, नया संतुलन बिंदु आता है और जो विनिमय दर है वह ER से बढ़कर ER1 हो जाता है। तो इस बढ़ने को क्या कहेंगे हम? तृतीय विनिमय दर में इसको कहेंगे मूल्य वृद्धि। और यदि इसके उल्टा क्या होता है कि मांग घट जाती है विदेश में, तो मांग घटने से क्या होगा? संतुलन बिंदु E से नीचे आकर E1 हो जाएगा, क्योंकि मांग रेखा नीचे की ओर शिफ्ट हो गई तो संतुलन बिंदु भी शिफ्ट हो जाएगा और संतुलन बिंदु शिफ्ट होने से जो मुद्रा का जो विनिमय दर है वह भी नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ER से ER2 हो जाएगा। और विनिमय दर के इस घटने को क्या कहेंगे? मूल्य ह्रास कहेंगे। नवीं और तृतीय विनिमय दर में मूल्य बढ़ने को विनिमय दर के बढ़ने को मूल्य वृद्धि और विनिमय दर के घटने को मूल्य ह्रास कहते हैं, ठीक। इसके बाद तीसरा प्रकार आता है हमारे पास प्रतिबंधित तृतीय विनिमय दर। तीसरा प्रकार कौन सा आता है? प्रतिबंधित तृतीय विनिमय दर। यह विनिमय दर स्थिर विनिमय दर तथा तृतीय विनिमय दर का मिश्रण है। त्रुटि बहुल तृतीय नाम की इस प्रणाली में केंद्रीय बैंक विनिमय दर को उदार बनाने के लिए जब कभी ऐसे कार्य को समुचित समझती है या समझता है, तब विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके हस्तक्षेप करता है। अतः अधिकृत सुरक्षित संव्यवहार शून्य के समान नहीं होता है। किसी औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बिना विश्व में इस उत्तम विनिमय प्रणाली का उदय हुआ है। अब देखिए, प्रतिबंधित तृतीय विनिमय दर में क्या होता है कि यह विनिमय दर स्थिर विनिमय दर तथा तृतीय विनिमय दर का मिश्रण है। किस प्रकार से है? देखिए, विनिमय दर का निर्धारण यहाँ पे बाजार शक्तियाँ मांग और पूर्ति की शक्ति करती है। विनिमय दर घटना और बढ़ना ये भी बाजार शक्तियों द्वारा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह कार्य कौन कर रहा है? तृतीय विनिमय दर के अनुसार यह कार्य हो रहा है, विनिमय दर का निर्धारण और घटना और बढ़ना, ठीक है। यह तृतीय विनिमय दर की भांति यहाँ पे कार्य हो रहा है। दूसरा, स्थिर विनिमय दर का कार्य क्या हो रहा है? यहाँ पे स्थिर विनिमय दर का कार्य उसके पश्चात हो रहा है। यदि मुद्रा का मूल्य घटता या बढ़ता है, तब सरकार का जो केंद्रीय बैंक है
केंद्रीय बैंक उसको नियंत्रण करने का प्रयास करता है। और केंद्रीय बैंक किस प्रकार से कार्य करता है उसको नियंत्रण करने का? विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके, ठीक है, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके हस्तक्षेप करता है और जो विनिमय दर है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ठीक है, इस प्रकार से आज आपने विनिमय दर किसे कहते हैं, विनिमय दर कितने प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है, स्थिर विनिमय दर, नम्य या तृतीय विनिमय दर और प्रतिबंधित विनिमय दर को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। धन्यवाद।